देखिए हमने वर्ग और वर्गमूल छठा अध्याय शुरू करना है। तो सबसे पहले जो इसके बारे में बताया गया है उसमें हम देख लेते हैं भूमिका क्या कहती है। आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, जहां भुजा का अर्थ एक भुजा की लंबाई होता है। निम्न सारणी का अध्ययन कीजिए। एक बार इस सारणी को देखते हैं हम। देखिए क्या कहता है, एक वर्ग की भुजा है, वर्ग का क्षेत्रफल स्क्वायर सेंटीमीटर, ये वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा। एक गुना एक, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा है तो एक भुजा है तो एक गुना एक, यानी एक की शक्ति दो। और दो भुजा है, वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है, 2 गुना 2 बराबर है 4, और 2 की 2 भी लिख सकते हैं हम उसको। 3 को 3 गुना 3 बराबर है 9, 3 की 2, ऐसे चलता जाएगा ये। और लास्ट में ए कुछ भी हो सकता है, हम अपनी तरफ से कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है। ए गुना ए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा, हमने यही तो याद कर रखा है कि ए गुना ए या फिर ए स्क्वायर, ऐसे याद करते हैं ना वर्ग का क्षेत्रफल। तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर, वो कुछ भी हो सकता है ए का मतलब। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, संख्याओं 4, 9, 25, 64 और इस प्रकार की दूसरी संख्याओं में क्या विशेष है। चूंकि 4 को 2 गुना 2, 2 की शक्ति 2, 9 को 3 गुना 3, 3 की शक्ति 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 9 को हम 3 गुना 3 भी लिख सकते हैं और 3 की शक्ति 2 भी, इसी तरीके से 4 को। अतः हम पाते हैं कि इस प्रकार की सभी संख्याओं को उसी संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 4 है, उसी प्रकार की संख्या के रूप में, गुणा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं हम। इस प्रकार की संख्या जैसे 1, 4, 9, 16, 25 आगे डैश यानी आगे चलती जाएंगी, वो वर्ग संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, वर्ग संख्या। साधारणतः यदि एक प्राकृत संख्या m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है, m कोई भी है, कोई प्राकृत संख्या है, मान लो 15, 20 कुछ भी है, n स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है, जहां n भी एक प्राकृत संख्या है, n भी एक प्राकृत संख्या है, तब m एक वर्ग संख्या है, m एक वर्ग संख्या है। देखिए m, ये तो n स्क्वायर है, क्या है, n स्क्वायर। कहता है m को हम अगर n स्क्वायर लिख दें, n स्क्वायर, ठीक है, m कोई भी प्राकृत संख्या है, अगर वो इस तरीके से रूप में आ सकती है, जैसे 16 था, m मान लो 16 है, इसको हम 4 की 2 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या कहता है, अब क्या कहता है, देखिए इसी आधार पे कहता है ये m को n स्क्वायर से व्यक्त किया जाता है, जहां n भी एक प्राकृत संख्या है। अब ये दोनों प्राकृत संख्याएं हैं, 4 और 16, तब m एक वर्ग संख्या है। अगर हम इस तरीके से बना सकते हैं उसको, तो m क्या है, एक वर्ग संख्या है। अगर नहीं बना सकते ऐसे, मान लो जैसे 27 है, 27 को क्या लिखोगे, किसका लिख सकते हैं, 2 नहीं लिख सकते, तो ये क्या है, वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। मूल हो जाएगी, वर्ग संख्या नहीं है 27। अब क्या कहना, देखिए तब हम एक वर्ग संख्या है। क्या 32 एक वर्ग संख्या है? 32 तो नहीं है। हम जानते हैं कि 5 की शक्ति 2 बराबर है 25 और 6 की शक्ति 2 36। इसको हम 5 स्क्वायर भी बोल सकते हैं, 6 स्क्वायर या 6 स्क्वायर बोलते हैं। यदि 32 एक वर्ग संख्या है तो यह एक प्राकृत संख्या का वर्ग होना चाहिए। 32 एक वर्ग संख्या है तो यह एक प्राकृत संख्या का वर्ग होना चाहिए, जो 5 और 6 के बीच हो। जो 32 तो 5 और 6, 5 का वर्ग कितना है 25, 6 का 36, तो बीच में आनी चाहिए ना। परंतु यहाँ 5 और 6 के बीच कोई प्राकृत संख्या नहीं है। निम्न संख्याओं और उनके वर्गों के बारे में विचार कीजिए। देखिए क्या कहता है, देखिए 1 का 1 गुना 1, 2 को 2 गुना 2 4, ये और दे रखे हैं 3 गुना 3 बराबर है 9, 4 गुना 4 16, 5 गुना 5 25, इस तरीके से 6 गुना 6 36, 7 गुना 7 49, इस तरीके से चलते जाएंगे। क्या आप इसे पूरा कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि ये तो छोटी संख्या है। आगे क्या कहता है, देखिए उपरोक्त सारणी से कि आप 1 से 100 के बीच की वर्ग संख्याओं को लिख सकते हैं।
उपरोक्त सारणी से 1 से 100 के बीच की वर्ग संख्याओं को, भाई वैसे तो 1 से 99 तक संख्याएं होती, वर्ग संख्याएं नहीं, वर्ग संख्या कौन सी हुई? 1, 4, 9, 16, 25, फिर क्या आ जाएगी? 1 से 100 तक लिखनी है ना हमें। अगली क्या आ जाएगी? 6 गुणा 6 36, 7 गुणा 7 49, 8 गुणा 8 64, 9 गुणा 9 81 और 10 गुणा 10 कितना आ जाएगा? 100। लिख सकते हैं ऐसे। तो कितनी संख्या हो जाएगी? ये आगे दे भी रखा हुआ इसमें, ये दे दिया। क्या 100 तक कोई प्राकृत वर्ग संख्या छूट गई है? आप पाएंगे कि शेष सभी संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं है। इनके सिवा बाकी कोई वर्ग संख्या नहीं है। कितनी संख्याएं देख लीजिए, 1, 4, 9, 16 वर्ग संख्या है। ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं भी कहलाती है। पूर्ण वर्ग संख्याएं, इनको क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब आगे देखिए, प्रयास कीजिए, दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब 30 और 40 का पूर्ण वर्ग, इसके 30 और 40 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 31 भी नहीं है, 32 भी नहीं है, क्योंकि 30 का पता कैसे करें? 5 का है लास्ट में, 30 से तो छोटा 5 है, 25 है, वो 5 का वर्ग है। परंतु हमें 30 और 40 के बीच में, अब 6 का देखिए, चिकू 36 आ गया, जो 30 और 40 के बीच में है। 7 7 49, उससे अगला तो 7 ही है, तो वो तो 7 और वो तो 30 और 40 से आगे चला जाएगा, तो सिर्फ एक संख्या है। 50 और 60 के बीच में एक भी नहीं है, क्योंकि 7 7 49, 8 8 64, वो तो 60 वाली लाइन में चली गई। अब क्या करता है? वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। निम्नलिखित सारणी में 1 से 20 तक की वर्ग संख्याओं को दिखाया गया है। संख्या है, वर्ग है, संख्या वर्ग, ये 20 तक। 1 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 को 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 81, 10 10 11 121, 12 वाली 144। ये इस तरीके से चलते जाएंगे 20 तक वर्ग संख्या है, ठीक है, जो 400 तक जाके। अब क्या कहता है? देखिए, उपरोक्त सारणी में वर्ग संख्याओं का अध्ययन कीजिए। वर्ग संख्याओं का अंतिम अंक, यानी वर्ग संख्याओं के इकाई स्थान का अंक क्या कहता है? ध्यान से देखिए इस लाइन, उपरोक्त सारणी में वर्ग संख्याओं का अध्ययन कीजिए। वर्ग संख्याओं का अंतिम अंक, यानी वर्ग संख्याओं के इकाई स्थान का अंक देख लीजिए एक बार। वर्ग संख्या की इकाई है 3, तो इकाई का 6 5 6 9 4 1 0, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। इकाई का अंक कैसा है ना, हमें सिर्फ इकाई का अंक बोल रहे हैं, हमें इसी के हिसाब से चलेंगे। तो ये सभी संख्याएं इकाई स्थान पर 0 1 4 5 6 या 9 पर समाप्त होती है। देखिए वही है, या तो 0 1 4 5 6 या 9, 0 1 4 5 6 और 9। इनमें से किसी भी संख्या की इकाई स्थान पर 2 3 7 या 8 नहीं आता इसमें। क्या हम कह सकते हैं कि यदि एक संख्या 0 1 4 5 6 या 9 पर समाप्त होती है तो वह एक वर्ग संख्या होगी? इस बारे में सोचिए, सोच के देखो। अगर उसका इकाई का अंक 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, तो वो क्या होगी? वर्ग संख्या होगी कि नहीं होगी? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। 16 है, 26 तो नहीं है, 36 है, 46 नहीं है। तो इस बारे में सोचिए। अब आगे देखिए क्या कहता है, प्रयास कीजिए। क्या हम कह सकते हैं कि निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? हम कैसे जानते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? हम कैसे जानते हैं? हमें पहले क्या देखना पड़ेगा? इकाई का अंक देखेंगे। अगर वो वहां पर है 0 1 4 5 6 और 9, अगर ये है तो संभावना हो सकती है, और नहीं तो बिल्कुल ही खत्म है। 7 है, नहीं होगी। 3 तो नहीं था। 8 नहीं है, 2
नहीं है, 9 ये हो सकती है, कंफर्म नहीं है, 1 हो सकती है। ठीक है, 5 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके इकाई स्थान को देखकर आप बता सकें कि ये संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं है। जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे, 16 तो है परंतु 26 नहीं है, 46 नहीं है, 206 नहीं है, 216 भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आगे क्या कहता है, निम्न सारणी में कुछ संख्याओं उनके वर्गों का अध्ययन कीजिए और दोनों में इकाई स्थान का निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण कीजिए, क्या कहता है, कुछ संख्याओं के वर्गों का अध्ययन कीजिए और दोनों में इकाई स्थान का निरीक्षण कीजिए। अब देखिए ध्यान से देखना इसको, 1 है वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 इकाई का इसका 6, 5 का 25, 6 का 36 है, इकाई का 6 है, 7 का 9, 8 का 64 है, 7 का 49 होगा तो इकाई का 9, 8 का 64 है तो इकाई का 4, 9 का 81, 10 का 100। इनकी इकाई क्या है ध्यान से देखेंगे हम। देखिए इसमें 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 6, 5, 5, 6, 6, 7, 9, 8, 4, 9, 1 इस तरीके से। ठीक है, अब ये देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित वर्ग संख्याएं अंक 1 पर समाप्त होती हैं। 1 पर कौन कौन सी संख्या होती है? वर्ग संख्याएं 1, 81, 121, 361, 441 ये सारी इसी में से है। ठीक है, ये जो किसका है, 81 किसका है, 9 का, 121 11 का, 361 19 का और 441 21 का वर्ग है। ठीक है, फिर क्या कहता है, प्रयास कीजिए 123 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर, 161 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर में कौन सी संख्याएं अंक 1 पर समाप्त होंगी? कौन सी संख्याएं, हमें इसका सारे का मतलब नहीं है इतने बड़े बड़े करें, कौन सी संख्या अंक 1 पर समाप्त होगी? 3 का, सीधी सी बात है, सबसे पहले तो 3 9 ही आएगा, नहीं होगा, 7 वाले भी नहीं, 49 है, 2 2 4 ये हो सकती है और ये हो सकती है, 109 99 81। इसके अलावा अगली 2 वर्ग संख्या लिखिए जो 1 पर उसकी संगत संख्याओं पर समाप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा अगली 2 वर्ग संख्याएं लिखिए जो 1 पर उसकी संगत संख्याओं पर समाप्त होती है। 21 में 22 का नहीं होगा, 23 का नहीं होगा, 24 का नहीं होगा, 25 का भी नहीं होगा, 26 का नहीं होगा, 27 का नहीं, 28 का नहीं, 29 का आएगा, आएगा ना, 29 का निम्न में कैसे करेंगे तो एक ही आएगा ना, जैसे इसमें आया था। या फिर क्या कहता है, इसके अलावा अगली 2 वर्ग संख्या लिखिए जो 1 पर उनकी संगत संख्याओं पर समाप्त होती है। इसमें देखिए 1 1 है सब में। ठीक है, हमें तो परंतु यहाँ पर वर्ग अंक तो क्या 29 आएगा, परंतु उनका इकाई का अंक क्या जाएगा 1। ऐसे आप देखेंगे कि यदि एक संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 आता है तब इसकी वर्ग संख्या के अंत में 1 आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या कहता है, अब 6 पर समाप्त होने वाली संख्या पर विचार कीजिए। 6 पर, उनमें से जो हमने अभी सारणी देखी थी, 4 का 16, 6 का 36, 14 का 196, 16 का 256 ये सारी संख्याएं 6 पर जिन वर्ग संख्या है वो सारी 6 पर समाप्त होगी। 4 का है, 6 का है और 14 का है और 56 का है। क्या कहता है, हम देखते हैं कि जब कोई वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होती है तो वह जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई अंक या तो 4 या 6 होगा। उसका इकाई का अंक या तो 4 या 6 होगा। इसमें देखो 4 है या फिर 6 है, जिनके सबके इकाई का अंक 6 है। ठीक है, क्या आप इस प्रकार के कुछ और नियम सारणी में लिखी गई संख्याओं के वर्गों के अवलोकन से ज्ञात कर सकते हैं सारणी 1 में देख के? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याओं की इकाई के स्थान पर 6 अंक होगा? अभी इसने बता ही दिया कि भाई जिस कौन सी संख्या के इकाई के स्थान पर 6 अंक होगा। भाई इसमें या तो 4 और 6 हो ना, उसका सीधा इकाई का अंक 6 आएगा। ये 9 है, 4 और 6 नहीं है, नहीं आएगा। ये 4 इसका आ जाएगा इकाई का अंक, इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा। सिर्फ एक 19 है जिसका इकाई का स्थान 6 नहीं होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग करने पर उनके इकाई स्थान पर क्या होगा? हाँ, ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी संख्या है भाई,
सिर्फ कई बार ये दे देते हैं पेपर में कि इतनी बड़ी संख्या दे दूंगा, देख के वैसे ये सोचते बच्चे इतनी बड़ी संख्या कहाँ से पता करना। हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। 1 2 3 4 इनमें से कौन सी भी उठा लो आप, एक उठा लो इनमें से, उसका हमें सिर्फ इकाई का अंक ही तो बताना है उसमें। मान लो हम ये ले लेते हैं 26,387, ठीक है, ये ले लिया, हमें इकाई का अंक बताना है। हमें सिर्फ क्या करना है, इसके नीचे इकाई का अंक, तभी तो इसका वर्ग कैसे आएगा, इसका वर्ग जब ही आएगा जब हम क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे आपस में, ठीक है। परंतु इकाई का अंक तो हम जब सबसे पहले वाले अंक की आपस में गुणा करते हैं तभी आ जाता है ना, 7 49। इसके आगे तो इधर आएंगे वो सारे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। 9 तो ये तो इकाई का अंक तो 9 ही रहना है ना, तो ये इकाई का अंक तो पूछता है, क्या होगा, इसका 6 आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, इसका भी 4 आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। अब आगे क्या करता है, देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों पर विचार कीजिए। देखिए भी संख्याएं हैं पहले, 10 का वर्ग 100, 20 का 400, 80 का 6400, 100 का 10,000, 200 का 40,000, 700 का 49,000, 4,90,000 और 900 का 8,10,000, ठीक है। अब इसमें देखिए, देखो 1 0 है और इधर क्या हो गई, 2 0, ठीक है। ये 1 0 है, 2 0, 1 0 है, 2 0, 2 0 है, 4 होगी, 2 0 है, 4 4 4। अब इसके बारे में क्या पहले निकलता है, हमारे पास एक शून्य है, इन तीन इसने निशान लगा दिया यहां तक, हमारे पास एक शून्य है, हमारे पास 2 शून्य है इनमें, लेकिन हमारे पास 2 शून्य है, इस तरफ वर्ग किया तो 2 शून्य हो गए, इसमें जिसमें 2 शून्य थे उसमें हमारे पास 4 शून्य है, 4 शून्य हो गए। इससे क्या सिद्ध होता है कि अगर हम किसी संख्या में 0 आता है तो एक संख्या है तो उसकी डबल संख्या 0 होगी। एक अंक 0 0 1 है तो 2 0 होंगी, 2 है तो 4 और 3 है तो 6, ठीक है, यही बात हुई। यदि एक संख्या के अंत में 3 शून्य हो तो उसके वर्ग में कितने शून्य होंगे, 6 होंगे। क्या आपने संख्या के अंत में शून्यों की संख्या और उसके वर्ग के अंत में शून्यों की संख्या पर ध्यान दिया? क्या आप कह सकते हैं कि वर्ग संख्याओं के अंत में शून्य की संख्या केवल सम संख्या होती है? संख्या और उनके वर्गों के लिए सारणी 1 देखिए, एक सारणी जो हमने ऊपर की थी, ये थी ना, हाँ, इसमें देखिए कहीं भी आपको 3 नहीं मिले, ये 2 0 हैं, ये भी 2 हैं, ये भी 2 हैं, 2 हैं, 2 हैं, 3 तो कहीं नहीं आई, ठीक है ना। और इनका जब एक संख्या 1 है 0, 2 0 होगी, 1 है 2 0 होगी, 1 है 2 0 होगी, 1 है 2 0, ठीक है। ये हम पढ़ रहे थे। अब प्रयास कीजिए, निम्नलिखित में किन संख्याओं के वर्ग विषम संख्या सम संख्या होंगे? निम्नलिखित में से किन संख्याओं के वर्ग विषम संख्या या फिर सम संख्या होंगे? वर्ग बताइए, बता सकते हो? 727 है, 158 है, 269 है, 1980 है, बता सकते हो? कैसे पता चलेगा? क्योंकि तो इनके तो वर्ग करेंगे तभी पता चलेगा ना। अरे ये सम और विषम पूछ रहा है, हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। 727 है, 727 को अगर हमें करना हो, हमें सम सिर्फ ये देखना है कि सम है कि नहीं है। 727 है, 727 को वर्ग कैसे बढ़ाएंगे हम? इसका गुणा करेंगे इसकी 2 बार आपस में, 7 7 49, ठीक है। फिर ये कुछ भी आएगा मान लो, फिर हम यहाँ लगाएंगे, फिर 2 से करेंगे कुछ भी आएगा, ठीक है। फिर एक बार और करेंगे, यहां लास्ट में क्या रहेगा? इकाई का अंक 9, या कुछ भी आ सकता है, चाहे कुछ भी आए, परंतु इकाई का अंक क्या है? 9। जिसका इकाई का अंक 9 है तो वो सम होगी कि विषम होगी? विषम होगी। वो तो सम संख्या कौन सी होती है? जिसका 0 2 इकाई का अंक 0 2 4 6 8 वही होती है ना, परंतु 9 आ गया तो विषम है।
हमें सिर्फ इतनी ही पूछा इसने, संख्या विषम संख्या या सम संख्या होंगे। तो हम इसमें ये विषम होगी, इसका 8 8 64 करेंगे तो सम आएगी, निम्न 81 विषम, और 0 जिसके लास्ट में होता है वो तो सम होगी। अपने निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी? हाँ 60 का वर्ग है, शून्यों की संख्या पूछी है इसने, सारा नहीं, वर्ग में 60 का है। आप सिर्फ हमने किया था पीछे, आप 6 का वर्ग कीजिए, छिकू छिकू 36, और एक है 0 इसमें संख्या में, तो इसके वर्ग में 2 आ जाएगी, सीधी सी बात, 2 गया। 400 है, हमें 4 का वर्ग करना है बस, 4 चौके 16, ज्यादा चक्कर में 4 का वर्ग करो 16, और 2 0 है तो यहां पर कर दो आप 4 0, ठीक है। अब आगे आइए, कुछ और रोचक प्रतिरूप दे रखे भाई, देखिए त्रिकोणीय संख्याओं के जोड़। क्या आपको त्रिकोणीय संख्याएं जिनके बिंदु प्रतिरूप त्रिभुजों के रूप में व्यवस्थित किए जा सकते हैं? एक है भाई, एक फूल बना रखा है इसने, 3 के फूल ऐसे बना दिए, 6 के 1 2 और 3, 10 के 1 2 3 4, बढ़ते क्रम में है 1 2 3 4 5, ठीक है। यदि हम 2 क्रमागत त्रिभुजीय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तब हम एक वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं। क्या कहता है देखिए, ऐसा नहीं कुछ भी लिख ले हम यहां पर, यदि हम 2 क्रमागत त्रिभुजीय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, त्रिभुजीय तो ये हुई ना, एक है, 2 का कैसे बनेगा, 2 की त्रिभुज तो बनेगी नहीं, 3 की बन गई, 1 ऊपर हो गए, 2 फुल नीचे हो गए, 4 की नहीं बन सकती भाई, 1 लिख लिया, यहां 3 लिखेंगे तो त्रिभुज थोड़ी बनी, त्रिभुजीय है। ये कहता है त्रिभुजीय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, इनमें सब त्रिभुज बन रही है। ये देखिए, ये तो एक है, और इसका ये देखो, ये देखो त्रिभुजीय समय त्रिभुज है ना, यही तो कहते हैं। यदि हम 2 क्रमागत त्रिभुजीय संख्याओं, क्रमागत तो लगातार, 3 है तो अगली 6 है क्रमागत, 6 है तो 10 क्रमागत, ये नहीं 3 और 10, 3 और 10 नहीं क्रमागत, 6 लेंगे तो 10 ही लेनी पड़ेगी आपकी, आपस में जोड़ देते तब हम एक वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं। जैसे अब ये देखिए, ये थी एक त्रिभुज किससे बनी, ये 3 वाले से, और एक बार लगा 4। यदि हम 2 क्रमागत त्रिभुजीय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, 2 क्रमागत त्रिभुजीय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, अब ये देखो इसमें त्रिभुज तो नहीं है, परंतु इसने क्या कहा है, 2 क्रमागत त्रिभुजीय, 1 और 3 ले लिया इसने, क्रमागत तो है 4, 3 तो ये तो त्रिभुज होगी, और 1 यहां लिख दिया, 1 + 3 4, 4 किसका है, 2 का वर्ग है। अब 3 और 6 अगली दोनों इकट्ठी ले ली, देखिए 1 2 3 4 5 6, बड़ी यहां ले ली, और जो ऊपर बचा है उसको हमने उल्टा कर दिया, 2 ऊपर 1 नीचे, वर्ग बन गया ना इसका 1, तब हमने एक वर्ग संख्या प्राप्त करते हैं। अब एक वर्ग भी प्राप्त हो रहा है, अब ये देखो वर्ग नहीं बन गया, अब हम इनको जोड़ते हैं तो वर्ग बन गया, ये भी क्या बन जाएगा, वर्ग है। अब इसमें देखो 6 और 10 है, तो 10 वाले तो ये हो गए, और 6 वाली जो है इसको हमने उल्टा कर लिया, 3 ऊपर 2 नीचे, 1 यहाँ पर, इससे क्या बन गया, वर्ग बन गया। यहाँ ये भी वर्ग दिखाई दे रहा है, और यहाँ भी वर्ग बन गया, 4 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 3 का वर्ग। आगे देखिए, वर्ग संख्याओं के बीच की संख्याएं। अब हम देखेंगे कि क्या हम 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कुछ रुचिकर प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। 2 वर्ग संख्याओं 9, किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, और 16 4 का वर्ग के बीच 6 संख्याएं हैं जो वर्ग संख्या नहीं है। कौन सी है वो, ते भी रखी होंगी इसमें। चलो 9 के और 16 के बीच में देख लीजिए, 10 11 12 13 14 15 16 तो आई गई, 6 होगी ना। 2 वर्ग पहले इधर से देख लीजिए, 2 वर्ग संख्याओं 16 4 का वर्ग 25 5 का वर्ग के बीच 8 संख्याएं जो वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। ये भी देखेंगे, देखो 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, ठीक है। इनके बीच में 25
और 16, 16 से 25 के बीच में 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तो इसी में आ गया ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या होगी, इसने बता रखा है, ये इसमें आई थी। दो वर्ग संख्याओं 1 और 4 के बीच दो संख्याएं हैं जो वर्ग संख्या नहीं है, एक ही होगा 4, 2 और 3 होगी। दो वर्ग संख्याओं 4 और 9 के बीच से 4 संख्या जो वर्ग संख्या नहीं है, ये देखिए 3 और ये 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, हाँ 2 और 3 के बीच में 5, 6, 7, 8 4 संख्या होगी। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 के बीच में 2 अर्थात 2 गुना 1 संख्याएं 2 और 3 है जो वर्ग संख्या नहीं है। 2 का वर्ग 4 और 9 के बीच में 4 और 3 का वर्ग 9 के बीच में 4 अर्थात 2 गुना 2 संख्याएं 5, 6, 7, 8 है जो वर्ग संख्याएं नहीं है। देखिए रोचक पहलू निकलेगा इसमें, 1 और 2 का वर्ग है तो इसके बीच में 2 गुना 1 की है, इसमें 2 और 3 का है 2 गुना 2 संख्याएं 4 होगी। फिर कहता है, अब देखिए, अब 3 और 9, 4 और 16 इनके बीच में कितनी आई, 3 और 4 का वर्ग के बीच में, 3 और 4 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या आई थी, 3 और 4 के वर्ग में देख लीजिए, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी संख्या आई, 6, 2 गुना 3, 2 गुना 3। अब ये 4 का वर्ग 16 होगा, 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7 संख्या है। कितनी संख्याएं हैं, 7। कितनी है, 7। यहां 9 बराबर 3 का वर्ग और 16 बराबर 4 के वर्ग के बीच में 6 संख्याएं हैं। 3 और 4 के बीच में कितनी थी, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है जो वर्ग संख्याएं नहीं है। देखो यहां पर कितना है, इसके हिसाब से 7 आया, परंतु ये संख्याएं तो बीच में तो 6 है, परंतु यहां पर 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 घटाएंगे तो 7 आता है, और हमारी संख्या कितनी है, 6। उनकी संख्या दोनों वर्गों के अंतर से 1 कम है, दोनों वर्गों के अंतर से 1 है। आगे हमने पहले भी किया था, एक बार आगे मिलेगा, देखिए हमारे पास 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 है, 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग बराबर है 9, कितना आया, 9। तो हम यहां से जैसे पहले वाले में लगा था ऐसे ही आगे आएगा, यहां 16 बराबर 4 का वर्ग 25 बराबर 5 का वर्ग के बीच 17, 18 से लेके 8 संख्याएं हैं, यानी 9 में से 1 घट जाएगा। जो वर्ग संख्याएं नहीं है उनकी संख्या 2 वर्गों के अंतर से 1 कम है, 2 वर्गों के अंतर से 1 कम है। 7 और 6 को हम देखिए, 7 का वर्ग और 6 का वर्ग को देखिए, क्या तुम कह सकते हो कि 6 का वर्ग और 7 का वर्ग के बीच कितनी संख्याएं हैं? यदि हम कोई प्राकृत संख्या n और n+1 लेते हैं तब देखिए हमें एक सूत्र मिल गया कि कितनी भी बड़ी संख्याएं पूछ ले वो, तो उनके लगातार उनके बीच में कितनी संख्याएं होगी, वो सूत्र मिल गया हमें। इससे हमने 2 संख्या ली n और n+1, n मान लो कुछ भी मान लो आप, 10 मान ली तो n प्लस अगली संख्या 11 हो जाएगी, दोनों का वर्ग। 100 ले ली तो अगली 100 + 1, n कुछ भी तो हो सकता है। ये n+1 का मतलब क्या हुआ, वो उससे अगली होगी। मान लो हमने यहां पर ले लिया 90, कितना ले लिया, 90, यहां पर हमने n मान लो 90 ले लिया, तो दूसरी संख्या हमें कितनी लेनी पड़ेगी, 90 + 1 91, लगातार क्रमागत। ठीक है, अब इसको सोल्व करके इसमें n+1 का होल स्क्वायर माइनस n², इसको सूत्र से खोलेंगे n² + 2n+1 माइनस n², तो ये क्या सूत्र आ जाएगा, ये देखो ये n² से n² कट गया, 2n+1 बचता है, यहाँ क्या बचता है, 2n+1। और n अब इसमें देखिए, चलो एक बार इसे पढ़ते हैं, हम n² और n+1² के बीच 2n संख्याएं पाते हैं। कितनी संख्याएं पाते हैं, 2n संख्याएं पाते हैं जो 2 वर्ग संख्याओं के अंतर से 1 कम है, जो 2 वर्ग संख्याओं के अंतर से 1 कम है। अब आप देखिए हमने लिया था n और n+1, तो इनमें छोटी कौन सी हुई, n और n+1 में छोटी हुई n, क्या हुई n, और इसका हमारे पास आया क्या,
2n+1 आया और उनके बीच में संख्याएं कितनी होंगी? संख्याओं के अंतर से एक कम है। जो उनके बीच में संख्याएं आएंगी अंतर से एक कम है। ये तो एक ज्यादा है ना, अगर इसमें से एक घटा देंगे तो 2n ही बचेगा खाली। यही बात कहता है ये। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि दो वर्ग संख्याओं n और n+1 के बीच 2n संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं है। जांच के लिए n 5 और n 6 इत्यादि लें और इन्हें सत्यापित कीजिए। 5 और 6 ले लिया 5 और 6, इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी? सीधी सी बात है, 2n+1 था, उसमें से एक घटाना था 2n, यानी जो छोटी है उसको 2 से गुणा कर दो। 5 है छोटी, 2 पंजे 10, 10 संख्याएं होंगी। 5 के वर्ग और 6 के वर्ग में, 5 के वर्ग और 6 के वर्ग में कितनी संख्याएं होंगी? 10। गिन लीजिए 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 तो नहीं लेंगे, 35, 3, 6, 3 और 1 10। लिख भी सकते हम 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 आएंगी। अब आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी ले लो। मैं कहता हूं 12 और 13 ले लीजिए। 12 का वर्ग और 13 के वर्ग के बीच में यहां पर कितनी संख्याएं होंगी? 24। सीधी सी बात है 24। छोटी संख्या उसको 2 से गुणा कर दीजिए, 24 हो जाएंगी। मान लो हमें पूछ लीजिए, कोई पूछ ले 90 और 91, 90 का वर्ग और 91 के वर्ग में के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी? क्या करोगे? छोटी संख्या पकड़ो, 2 से गुणा कर दो, कितनी हो जाएगी? 180। 90 गुणा 2 कितनी हो जाएगी? 180। ठीक है, तो ये हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, अब आगे देखिए, प्रयास कीजिए। कहता है 9 और 10, 9 का वर्ग और 10 के वर्ग के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? बताओ। 9 के और 10 के बीच, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग के बीच में 18। 9 छोटी है ना, 9 को 2 से गुणा कर दो, 18। 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच प्राकृत संख्याओं की संख्या बताइए। 22। 11 दूनी 22। निम्नलिखित संख्याओं के युग्मों के बीच की संख्या बताइए जो वर्ग संख्याएं नहीं है। वही बात वही है, इसने थोड़ा सा बढ़ा दिया कि जो वर्ग संख्या नहीं है। पढ़ेल तो हमने यही है कि जो वर्ग संख्याएं नहीं है। 100 का वर्ग और 101 का वर्ग क्रमागत है ना, बताओ कितनी होंगी? 100 का वर्ग और 101 के वर्ग के बीच में कितनी वर्ग संख्याएं, कितनी संख्या है जो वर्ग संख्या नहीं होगी? अरे 100 है, 100 का 2 गुणा 200। 90 और 91 के बीच में अभी हमने किया ही था, ऊपर बताया था। 1000 और 1001 के वर्ग के बीच में 2000। सीधी सी बात है, तो पेपर में आ जाए कि भाई 1000 और 1001 के वर्ग के बीच में बताइए कितनी संख्याएं। तो डरना नहीं, सीधा सामने ध्यान रहे कि हमने पढ़ रखा है कि 1000 को हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है उसको 2 से गुणा कर देंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, अब आइए क्या कहता है, विषम संख्याओं का जोड़। निम्न पर विचार कीजिए। एक विषम संख्या, 1 का वर्ग। पहली 2 विषम संख्याओं का योग। पहली 2 विषम संख्या तो 1 और 3 ही है। 1 और 3 4 बराबर 2 का वर्ग। 1 + 3 + 5 3 विषम होगी ना, इनका जोड़ कितना है? 9, जो 3 का वर्ग है। 1 + 3 + 5 + 7 प्लस इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, यानी 1 2 3 4 कितनी आ गई? 4। ये इसने ब्रैकेट में ये क्या लिखा है कि पहली 4 विषम संख्याओं का योग। ठीक है, ये इसने क्या लिखा है कि पहली यहां पर 4 होगी ना, तो देखिए 16 है इनका जोड़। 7 5 12 3 15 और 1 16 बराबर 4 का वर्ग। फिर कितनी होगी? 5 होगी ना। 9 और 7 16 5 21 और 3 24 और 1 25। 5 संख्या है, 25 आता है, 5 का वर्ग है। पहली 6 विषम संख्याओं का योग लिखता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, बार बार लिखने की बजाय इसने देखिए इसका जोड़ आएगा 36 और जो है 6 का वर्ग। तो इससे क्या मतलब हुआ कि विषम संख्याएं, जितनी भी विषम संख्याओं का हम जोड़ करेंगे वो उनका वर्ग आएगा, उनका जोड़।
ठीक है, देखिए हमने 6 का जोड़ किया, 6 विषम संख्याओं का जोड़ किया, वो 6 का वर्ग आएगा, हमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 विषम संख्याओं को जोड़ा हमने, 6 को जोड़ा ना, 6 को जोड़ा तो 36 आया, जो किसका 6 का ही वर्ग है। सीधी सी बात है, हम 6 को जोड़ेंगे तो 6 का वर्ग कर देंगे, 36 आ जाएगा उनका जोड़। 10 विषम संख्या जोड़ेंगे तो उनका कितना जोड़ा जाएगा, 10 का वर्ग कर दो 100। 11 का जोड़ोगे तो 11 11 121। ठीक है, जितनी विषम संख्याएं आएंगी लगातार, ये नहीं कहीं से उठा दो कहीं, लगातार पहली, ये भी नहीं बीच में से उठा ली, पहली। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं पहली n विषम प्राकृत संख्या का योग n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब पहली n कुछ भी हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है ना, तो n कुछ भी हो सकता है। यहां से n है, n मान लो आपने 10 ले लिया तो इसकी क्या बन गई, हम कह सकते हैं पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। n हमने 10 लिया है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, कितना जाएगा 100, तो उनका जोड़ कितना आएगा 100। सीधा साफ में आप निकल जाएगा, हमें उसका वर्ग कर देना है। आगे इसे अलग ढंग से देखते हुए हम कह सकते हैं कि यदि एक संख्या वर्ग संख्या है तो वह 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं का योग है। इसे अलग ढंग से देखते हुए क्या कहता है, यदि एक संख्या वर्ग संख्या है, एक संख्या वर्ग संख्या है तो वह 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं का योग है। ठीक है, कैसे 121 है, ये किसी विषम संख्या किन्हीं पहली विषम संख्याओं का योग है। कुल कितनी संख्या, पहली कितनी विषम संख्याओं का योग है बता सकता हूं। 121 किसका वर्ग है, 11 का, तो ये पहली 11 विषम संख्याओं का योग हो गया। 225 है, 225 किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है, तो ये पहली 15 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, तो हम कहिए ये बताया इसने। अब इन संख्याओं पर विचार कीजिए जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, जैसे 2 3 5 6। क्या आप इन संख्याओं को 1 से प्रारंभ कर सभी क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। 2 3 5 6 ये जो दे रखी हैं जो वर्ग नहीं है, इन संख्याओं को 1 से प्रारंभ कर सभी क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। देखिए आगे आप पाएंगे कि इन संख्याओं को इस प्रकार नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकेंगे हम। संख्या 25 को लीजिए और इसमें से 1 3 5 7 9 को क्रम में से घटाएं। 25 को 25 में से 1 24, फिर 24 में से 3 विषम संख्या लगातार घटानी है। फिर कितना बचा 21 21 में से अगली 5, फिर 16 बचा 16 में से अगली 7 और फिर बचा 9 9 में से अगली 9 0। अब अर्थात यहाँ 25 1 + 3 + 5 + 7 + 9 है, अतः 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अब एक दूसरी संख्या 38 को लीजिए और पुनः ऊपर जैसा कीजिए। 38 लिया हमने, 38 में से 1 घटा 37, फिर 3 घटाएंगे 37 में से 34, 34 में से 5 का 29, 29 में 7 का 22, फिर 9 घटाएंगे, फिर 11 घटाएंगे, फिर 13 घटाएंगे। ठीक है, -11 कितना आ गया, -11। जीरो तो नहीं आया, जीरो नहीं आया तो इसका मतलब ये वर्ग संख्या नहीं है। अतः यह दर्शाता है कि 38 को 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के रूप में हम नहीं लिख सकते और 38 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि यदि कोई प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं या नहीं, ये इस तरीके से लिख के करके देखेंगे हम। ठीक है, 121 में से 1 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, जो घटाए 121 में से 1 घटाए 120, फिर 3 घटाएंगे 120 में से 117, फिर उसमें से 5 घटाएंगे, फिर वो अगर 0 आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है और नहीं है तो नहीं। एक संख्या पूर्ण है या नहीं है जानने के लिए इस परिणाम का उपयोग कर सकते हैं, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग। हाँ, अब देखिए यहीं तक कर लेते हैं इसमें।
आगे आज हमने कराया विषम प्राकृत, पहली विषम प्राकृत संख्याओं का योग, पहली विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग अगली कक्षा में करेंगे।